हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है सभी का। फटाफट से आ जाइए अपनी क्लास में। तो हमारी आज की क्लास है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड 12वीं क्लास हिंदी यानी दिगंत भाग 2 हमारी बुक चल रही है और इसमें अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज़ और लिखा गया है। रोज़ एक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है और ये कहानी लिखी गई है अज्ञे जी के द्वारा। अब आप सभी को याद हो जाना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, अज्ञे जी कौन है भाई? तो अज्ञे जी हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक के 4 भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्रथम तार सप्तक 1943 यानी कि 1943 में प्रकाशित हुआ था और तार सप्तक में कई कवियों का संगठन होता था। कई कवियों के, जैसे प्रथम तार सप्तक का समय ये था तो इस समय इन कवियों की जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई थी, वो प्रवृत्तियां अलग थी। फिर 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो ऐसे अलग अलग 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। नए नए कविताओं में या रचनाओं में नए प्रयोगों का जहाँ चलन हुआ था वो प्रयोगवाद कहा जाता है। और इसमें हम यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी जी या फिर ये अज्ञे जी, इनका नाम ले सकते हैं। और भी बहुत सारे और साहित्यकार हैं जिन्होंने तार सप्तक में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाया था। साथ में प्रयोगवाद के कवि कहे जाते हैं। आज हम यहाँ पर अज्ञे जी की यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी की कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें स्वयं अज्ञे जी लेखक के रूप में या वक्ता के रूप में कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। स्वयं यहाँ पर जो मैं शब्द आता है या मैं गया हूँ, ये सारी चीज़ें लेखक के स्वयं के लिए आती है। तो वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके द्वारा ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है और कहानी किस प्रकार की है ये हम देखेंगे। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, हमारे डिजिटल रजिस्टर में देख लेती हूँ कौन कौन से बच्चे आ गए हैं और कितने हैं भाई, कहाँ रुक गए हैं, कहाँ अटके हुए हैं। और जो अटके हुए हैं फटाफट से शेयर कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों देखिए, कहानी इस प्रकार है कि जो लेखक है एक बार क्या करते हैं, मन में थोड़ा सोचते हैं। लेखक होते हैं और घुमक्कड़ होते हैं, थोड़े से भ्रमणशील होते हैं। तो जो अज्ञे जी है वो भी भ्रमणशील थे और घूमते फिरते रहते थे, एक जगह टिकने वाले तो नहीं थे कोई भी। क्योंकि अगर एक जगह टिक गए तो उनको सब्जेक्ट कहाँ से मिलेंगे, उनको पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, उनको वो विषय कहाँ से मिलेंगे जहाँ उनको अपने साहित्य की रचना करनी है। तो वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक नया विषय देखते हैं, उस विषय पर वो लिख डालते हैं। ऐसे ही अज्ञे जी जब एक उनके दूर के रिश्तेदार की कोई बहन थी, उनके वहाँ पर गए जिसका नाम था मालती। और उसकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को उन्होंने देखा और दिनचर्या को यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो ये जो दिनचर्या है रोज़ कहानी के नाम से है और रोज़ जो कहानी है वो बाद में नाम पड़ा है। ये जो रोज़ जो शीर्षक है वो शीर्षक बाद में पड़ा है। पहले इस कहानी का नाम ग्रैंगिन था और ग्रैंगिन एक तरह की बीमारी होती है जिसमें रोज रोज आपको एक ही तरह का काम करना है। रोज रोज डेली जो कार्य किया जा रहा है, डेली एक ही तरह का कार्य है, एक ही तरह की सोच है, एक ही तरह की दिनचर्या है। तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक असर डालती है हमारे मन मस्तिष्क पर। तो इसी तरह से लेखक की बहन के दिलो दिमाग पर भी इसी मनोवैज्ञानिक के जो रोज का डेली का रूटीन था, उस रूटीन ने एक मनोवैज्ञानिक नकारात्मक प्रभाव डाल रखा था। तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। तो अज्ञे जी की इस रोज कहानी में मालती और उसके जो पति है डॉक्टर है और एक उनका बेटा है टीटी। और टीटी थोड़ा सा अब नॉर्मल बच्चा है, वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, वो खुद अपने आप से नहीं चल फिर सकता है, थोड़ा मतलब शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है। तो उन तीनों की कहानी है। साथ में जब लेखक आ जाते हैं तो लेखक अपनी बहन की दिनचर्या को देखते हैं। वो पहले सोचते थे कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी थी, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। बाद में वो बोलते हैं कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या, तुम तो। जो उनकी बहन है मालती वो कहती है कि पढ़ाई और यहाँ मतलब कि इस घर में, क्योंकि वो जिस घर की बात बता रही है वो उस घर में काम ही खत्म नहीं होता, रात को 11 बजे तक वो काम ही करती रहती है। तो इसी दिनचर्या को यहाँ रोज कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है और एक क्या मनोवैज्ञानिक असर डालती है वो भी यहाँ व्यक्त करने का प्रयास करा है। तो शुरू करते हैं हम कहानी। थोड़ा सा यहाँ आना पड़ेगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो।
श्राप क्या होता है? श्राप जैसे आप अभिशाप देते हो ना, कोई बद्दुआ देते हो या कोई क्या आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जैसे ऐसा मुझे दोपहर में उस आंगन पे जब मैंने कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस आंगन के अंदर एक नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक एक वातावरण छाया हुआ। उस नकारात्मक वातावरण की यहाँ उन्होंने क्या संज्ञा दी है? शाप। शाप की छाया जैसे कोई मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अकथ्य का मतलब होता है जो न कहा गया हो, जो न कहा गया हो। अस्पृश्य, जिसे छुआ न गया हो, जिसे छुआ न गया हो, दोनों ही शब्द है, देख लीजिए। अकथ्य जो कहा न गया हो और जिसे छुआ न गया हो, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। बोझल यानी कि जो बोझ के रूप में एक घना सा सन्नाटा है। कभी कभी क्या होता है, भले ही आप सन्नाटा देख रहे हो लेकिन बोझ नहीं होता है आपके ऊपर। वो जो सन्नाटा है, शांति है, वो सारी की सारी एक वजन के तौर पर आपके दिल और दिमाग पर भार स्वरूप हो रही थी। तो लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ही दोपहर के समय आंगन में कदम रखा, कदम रखते ही एक नकारात्मक सा असर दिखाई दे रहा, नकारात्मक प्रभाव उनको महसूस हुआ कि कैसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो कही नहीं गई है, या कोई ऐसी चीज है जिसे कभी छुआ न गया हो, कोई ऐसा कोई वक्तव्य है जिसको पढ़ा समझा न गया हो किसी ने, और ऐसा लग रहा है जैसे जो शांति है, बहुत बड़ा भार हमारे मस्तिष्क पर आ गया हो, ऐसा वजन सा प्रतीत हो रहा है। मेरी आहट सुनते ही, आहट का मतलब होता है पैर, जो पदचाल होती है हमारी उसको बोलते हैं आहट, पदचाल, पदचाप, ठीक है, पदचाप। पदचाप यानी कि पैरों के जो चलने की आवाज होती है उसे पदचाप कहते हैं। कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक, तनिक यानी कि थोड़ी सी, थोड़ी सी मीठे विस्मय से जागी। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। और फिर पूर्ववत हो गई। पूर्ववत मतलब कि पहले जो मालती थोड़ी सी मायूस सी थी, लेखक की आहट हुई कि वो जब घर में आ गए हैं तो मालती दौड़कर दरवाजे पर जाती है और देखती है कि कौन आया है, तो एकदम आश्चर्य हो जाती है, विस्मित हो जाती है कि भाई कौन आया, और आश्चर्य के कारण उसकी मुख मुद्रा थोड़ी सी अच्छी सी हो जाती है, मतलब खिली खिली सी हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद में फिर वैसी ही पूर्ववत जैसी स्थिति में वो थी वैसी हो जाती है। आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। यानी कि उसने कहा कि आ जाओ, और लेखक ने जवाब नहीं दिया, फिर भी वो अंदर चली गई कि आ जाओ, जैसे आ ही जाएगा कोई इंसान। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, ये वे यहाँ नहीं है? वे का मतलब यहाँ मालती के पति के लिए बात की जा रही है। किसके लिए? मालती के पति के लिए बात की जा रही है कि वे वहाँ यहाँ नहीं है, अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कि 1:30-2 बजे आया करते हैं, इसलिए उस समय थोड़ी देर में आ जाएंगे। दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लग गया कि लेखक को जहाँ बिठाया गया था वहाँ चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहे थे और अपनी बहन से प्रश्न पूछ रहे थे, अपनी बहुत दूर की रिश्तेदार है उससे प्रश्न पूछ रहे थे, और जो वो उत्तर भी दे रही थी, लेकिन फिर मन में खुद ने ही सोचा कि आते ही इतने सारे प्रश्न क्या करने, किसी से ज़्यादा जाँच पड़ताल नहीं करनी चाहिए, पहले आते हैं थोड़े चाय पानी पीते भाई, फिर हम कुछ प्रश्न करेंगे। आते ही तो ये सारे प्रश्न तो सभी नॉर्मली एज यूजुअल सभी लोग करते हैं, लेकिन और भी क्योंकि लेखक को आते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, उस महसूस हुआ है, वो जो उत्कंठा है, जो प्रश्न उनके दिलो दिमाग पर आए हुए, उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहे थे, लेकिन एकदम से सारे प्रश्न एकदम से कर डालो तो ये भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने वातावरण का ध्यान रखा, उन्होंने परिस्थिति का ध्यान रखा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। कौन सा पंखा? वो ऐसा वाला हाथ से, उसको देखिए हमारी भाषा में बीजना बोलते हैं या पंखी भी बोलते हैं, हाथ पंखी भी बोलते हैं। अब आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग बीजना बोलते हैं। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मतलब लेखक को लगा कि नहीं इतना क्या कष्ट कर रही है भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। पर वह नहीं मानी, बोली वहाँ चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली भी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। लेखक को पंखा देने वाली नहीं थी मालती,
क्योंकि वो खुद ही करना चाह रही थी लेखक के। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी जैसे ही लेखक ने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूँगा, जितने में उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आई और हाथ पर मतलब घुटने के ऊपर हाथ रख के फिर उठते हैं ना, उठने की कोशिश करते क्योंकि थकान के मारे उठ नहीं पाते जल्दी से, तो वो उठकर चली गई और आखिर मजबूरन उसे पंखा जो है लेखक को देना ही पड़ा। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, ये कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मतलब मालती जो है काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रही थी, कमज़ोर लग रही थी। तो लेखक ने मालती को जिस रूप में देखा था काफ़ी अच्छी थी, तंदुरुस्त थी, और अब आज इतने वर्षों बाद में जब मालती को देखा है तो काफ़ी कमज़ोर महसूस लग रही है, उनको कमज़ोर लग रही है। तो इस कारण से वो मन में सोच रहे थे कि क्या है इस घर के अंदर, किस तरह का वातावरण है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हमारे सामने आए तभी हम समझ पाए, कभी कभी नेगेटिविटी हमें खुद महसूस होने लग जाती है। आप कभी कभी किसी स्थान पर खड़े होइए और वहाँ खड़े होकर अगर आपका अंतर्मन प्रसन्न होता है, आपको लगता है कि नहीं ये अपनी सी जगह है, तो वहाँ सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी है काफ़ी। वो जो चीज़ें हैं चारों तरफ आपके जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है, वातावरण दिखाई दे रहा, वो सारा बहुत अच्छा है। अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ आप खड़े होते हैं, किसी के घर में भी जाते हो मिलने के लिए और खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि बस यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ऐसी नकारात्मक प्रभाव छाया हुआ है जिसकी वजह से आप अपने मन को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो लेखक का भी यही हाल था। मालती के घर का जो वातावरण था काफ़ी नकारात्मक था, और इस नकारात्मकता के कारण क्योंकि वहाँ पर कोई हंसने बोलने वाला नहीं था, बातचीत करने वाला नहीं था, बेटा था वो भी बीमार था, तो इस वजह से कोई ऐसी हंसी खेल वाली टिटकलियाँ नहीं होती थी, इस वजह से वहाँ नकारात्मक स्थिति हो रही थी। तो लेखक को ये आभास हो गया, लेखक को ही नहीं मैं आपको भी कह रही हूँ, कभी आप कहीं पर जाइए, क्योंकि मुझे हो जाता है, मैं कहीं पर जाती हूँ ना तो मुझे मेरा अंतर्मन जब ये कहता है ना नहीं ये अच्छी जगह है, बहुत शांत है, तो वहाँ मैं जाना पसंद करती हूँ। और जहाँ एक बार गई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल सा लगता है, भले कोई नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास है, सब कुछ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा अंतर्मन एक बार के लिए कह डालता है नहीं ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ से निकलने की इच्छा होती है। चाहे आपके घर में आपको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है और उस स्थान पर मिल रही है, लेकिन अंतर्मन को पसंद नहीं आ रहा है। नकारात्मकता हमारे मन में अचानक एकदम हमारा जो मन है उस नकारात्मकता को पहचान जाता है, कहाँ पर आप अच्छे से रह पा सकते हो और कहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो ये एक मन के भावों की बात है कि आप अपने मन के भाव किस प्रकार रखते हो। तो लेखक को भी अच्छे से समझ में आ गया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर इस घर में कमी है, कि वो सोचता रहा कि यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है, कैसी नकारात्मक छाया छाई हुई है, ऐसे यहाँ पर लेखक को आभास हो गया। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे बहुत दूर के रिश्तेदारों में जाते हैं तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन हम में फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती जैसा व्यवहार रहता है। और वो दोस्ती जैसा व्यवहार कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी जो सगी बहन है, सगे भाई है, उनके साथ भी नहीं निभा पाते जितना हम उससे निभा पाते हैं। भाई बहन की तरह ही हम दोस्ती और भाई बहन का रिश्ता दोनों निभा पाते, अच्छे से फ्रेंड हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो लेखक है और मालती दोनों के बीच में ऐसा ही रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन दोस्त ज़्यादा थे, क्योंकि हमारा परस्पर का मतलब क्या होता है बच्चों, आपस में संबंध सख्य का ही रहा है। सख्य यानी कि दोस्त का, सखा का। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे भी हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटे के बंधनों में नहीं घिरा, यानी कि कौन बड़ा भाई है या कौन बड़ी बहन है उस चीज़ से नहीं, बस दोस्ती का जो रिश्ता था वो ज़्यादा चला है। और दोस्ती के कारण ही आज लेखक मालती को मिलने के लिए उसके ससुराल, उसके घर तक भी पहुंच गए हैं। कोई ऐसी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल सरल सादगी भरी भाषा है जो आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छी तरह से हमारी बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, बस हमें तो कहानी को अच्छे से समझना है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। 4 साल हो गए हैं भाई लेखक को अपनी फ्रेंड यानी कि मालती जो है उसको देखे हुए, तो 4 साल बाद वो देखने आया है। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की थी, अब वह विवाहित एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक नहीं सोचा था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ
देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। कि मैंने जब उसको 4 साल पहले, मतलब 4 साल हो गए हैं मालती की शादी को, तो 4 साल पहले उसने देखा था, वो एक लड़की थी। 4 साल बाद देख रहे एक विवाहित स्त्री के साथ में माँ भी है। अब वो सोच रहे कि सब अच्छा होगा, क्या ऐसा होगा, सब कुछ अच्छा होता है, सबके साथ अच्छा हो। लेकिन आज मैं मालती को देख रहा हूँ तो लग रहा है कि इस घर में कैसी छाया छाई हुई है। और ख़ास करके जो मालती है उसका जो व्यवहार है, उसका जो चेहरा है, या उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो क्रिया है, वो सारी कैसी लग रही है, अलग सी लग रही है। क्योंकि वो जिस मालती को जान रहा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख की तरफ, उसकी तरफ मुख करके होकर पूछा, इसका नाम क्या है? किसका? बच्चे का। तो मालती अपनी गोद में जिस बच्चे को लेकर जमीन पर बैठी थी दरी के ऊपर, और लेखक ने अपनी कुर्सी उसी तरफ घुमा दी जहां मालती बैठी हुई थी। अब वे पूछ रहे कि उसका नाम क्या है। तो मालती ने बच्चे की ओर देखकर उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टिटी कहते हैं। निकनेम बता दिया, भाई नाम तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, टिटी कहते हैं। मैंने उससे बुलाया, टिटी टिटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा का मतलब रोने जैसा होकर कहने लगा, हूँ, मतलब कुछ बोला नहीं वो। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रही। मतलब लेखक उस बच्चे से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मालती बच्चे को देख रही है, फिर आंगन की तरफ, अपनी बेबसी बता रही थी, अपनी मजबूरी बता रही थी वो यहाँ पर इस तरह का माहौल करके। थोड़ी देर तक तो वो मौन रही। मौन का मतलब चुपचाप रही। आकस्मिक का मतलब अचानक, आकस्मिक ही था सब कुछ। कैसा? आकस्मिक था, अचानक हुआ था ये सारा, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है कि क्या? देखिए बच्चों, मालती की शादी को 2 साल ही हुए थे, उससे भी 2 साल पहले मिले थे लेखक और मालती, यानी कि 4 साल पहले मिले। तो शादी के 2 साल बाद ही उसका जो जीवन था मालती का पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो क्या शादी के 2 साल बाद ही मालती जो है मुझे भूल गई है, मुझसे दूरी बना के रखना चाहती है? लेखक यहाँ अपने मन की बातों को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ ये जो बात कही है ना, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती। निर्बाध स्वच्छंदता का मतलब होता है बिना बाधा के आप स्वतंत्र रूप से बातचीत करते थे, दोस्त बनकर बातचीत करते थे। वैसी बातचीत तो आप नहीं कर सकते हो, वैसे तो आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप विवाह बंधन में बन चुके हो, आप विवाहित हो गए हो, आप एक बच्चे की माँ हो गए हो। तो वैसी स्वतंत्रता तो मैं नहीं सोच सकता हूँ, वैसी स्वच्छंदता मैं नहीं सोच सकता हूँ। पर फिर भी ऐसा मौन जैसा मतलब मालती लेखक के सामने इस तरह से मौन बैठी थी, इस तरह से चुपचाप बैठी थी, जैसे वो जानती नहीं है, जैसे लेखक के आने की जो खुशी है उसको हुई नहीं हो। तो लेखक खुद सोच रहे जैसे मेरे आने की खुशी मालती को हुई नहीं है, ऐसी जान पड़ रही है, ऐसी चुपचाप वो बैठी है जैसे मुझसे वो दूर रहना चाहती है। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था। हूँ मतलब प्रश्न सूचक, हूँ सकारात्मक भाव में नहीं। क्वेश्चन क्या था? हूँ, ऐसे हम बोलते ना, हाँ क्या हुआ भाई, हाँ, इस तरह से। किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। मतलब लेखक बात कह रहे थे कि तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं लग रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मालती पूछ रही है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मेरी बात सुनी नहीं है, बस वो तो ये जताना चाह रही थी कि विस्मय के कारण, वो आश्चर्य है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, विस्मयता के कारण उसने हूँ जवाब दे दिया था। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, मैंने अपनी दोबारा जो मैं बोल रहा था कि तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है, मैंने अपनी बात दोबारा उसको कही नहीं। चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी,
किंतु मेरे अधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। यानी कि जब मैं दूसरी तरफ देख रहा था, लेखक जब दूसरी तरफ देख रहे थे, मालती उनकी तरफ देख रही थी, और जब जैसे ही लेखक ने मालती की तरफ देखा, मालती ने निगाहें नीची कर ली और कुछ बोली नहीं। लेकिन लेखक यहाँ समझ चुके थे कि कोई ऐसी बात है जो मालती को खटक रही है। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव। विचित्र का मतलब होता है अजीब, अजीब सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा था। हरकत, चेष्टा का मतलब क्या होता है? कोई हरकत कर रहा है, कोई हलचल कर रहा था, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः उजागर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। यहाँ पर जो लेखक बात बता रहे हैं मालती के बारे में, कि मालती अगर चुपचाप बैठी थी और उन मालती की आंखों में लेखक जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि कोई ऐसी उनकी पुरानी बातें, जब दोनों लेखक और जो मालती है दोनों आपस एक क्लास में पढ़ते थे, साथ में समय बिताते थे, या उनकी जो भी दोस्ती थी, जिस तरह से भी वो अपनी दोस्ती को निभाते थे, वो सारी चीज़ें वो याद कर रही है, याद कर करके उन बातों को कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो उसे रोक रही है, कोई ऐसा दर्द है जो उसके मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। तो लेखक वो जानना चाह रहे थे कि ऐसी क्या बात हो गई है कि हंसती खेलती जो मालती है वो आज इतनी परिवर्तित हो गई है, इतनी बदल चुकी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे पहचान भी नहीं पा रही है, या मेरे आने पर वो खुश भी नहीं है। ऐसा लेखक को लग रहा था कि व्यवहार तंतु को, जैसे कोई व्यवहार तंतु था, व्यवहार तंतु यानी कि कोई एक ऐसी कड़ी जिसको वो फिर से पुनर्जीवित करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो मौन है, चुप है, वो कह नहीं पा रही है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चीर स्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यदि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। अब देखिए यहाँ जो आगे जी है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मालती जो है अपने मन में कुछ बातें कहना चाह रही है, अपने मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, या लेखक को देखकर उसको पुरानी बातें याद आई है तो वो बहुत सारी चीज़ें लेखक को बताना चाह रही है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है। तो कोई चीर स्मृति में, जैसे कोई, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर गया है और जो जीवित व्यक्ति की आत्मा है उसके अंदर डाल दी है। अब वो आत्मा जो है वो उठाना चाह रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही है। अब नहीं उठ पा रही है तो वो जो चीज, जो आत्मा जिस मरे हुए शरीर के अंदर डाली हुई, तो मरा हुआ शरीर उस आत्मा को हटाना चाह रहा है, उस चीज को, उस चोगे को हटाना चाह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो हटा नहीं पा रहा है। तो ऐसी मजबूरी यहाँ लेखक को मालती के विषय में भी लगी कि मालती भी इतनी मजबूर हो रही है कि वो जिस रिश्ते में, जिन बंधनों में बांधी गई है, वो बंधन उससे छूटते नहीं जा रहे हैं। वो छोड़ना चाहती है लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ पा रही है, उससे हट नहीं रहे हैं। वो इतनी यहाँ बेबस और मजबूर मुझे प्रतीत हो रही है। ऐसा वो सोच ही रहा था कि जितने में दरवाजा खटखटाया भाई किसी ने। मैंने मालती की ओर देखा, जैसे ही नॉक हुआ भाई, दरवाजा नॉक हुआ और लेखक ने मालती की तरफ देखा और मालती जाती है। मैंने मालती की ओर देखा, तब वह हिली नहीं और वो हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे कौन थे भाई? मालती के पति। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, परिचय भी हुआ। अब आपस में दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा, फोटो से देखा कि भाई यही है, यही हो सकते हैं, शादी वादी की जो फोटो होगी उनमें से देख लिया। तो इस तरह से यहाँ कहानी आगे चल रही है। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। अब 1:30-2 बजे का टाइम था, जो मालती के पति वो आने का टाइम था उनका, और वो जैसे ही आ गए, उनका खाना बना हुआ था, खाना तैयार करने चली गई। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। इस तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या नाम है भाई? महेश्वर उसके पति का नाम है। एमसीक्यूज क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था भाई? महेश्वर। बालक का नाम क्या था? टीटी था। और महेश्वर क्या काम करते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक तरफ का स्वरक्षात्मक कवच बनकर मालती के पति का नाम है महेश्वर।
वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, तो सरकारी डॉक्टर है एक तरह के, उसी हैसियत में इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे वो वापस लौटकर आ जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, पूरा दिन फिर वो छुट्टी पर रहते हैं। शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं भाई? डिस्पेंसरी चले जाते हैं वापस से। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, और हिदायतें मतलब कि कोई सलाह देने के लिए सलाहकार के रूप में, सलाहकारी करने के, ठीक है, चले जाते हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे का मतलब है कि डेली 7 बजे आपको ऑफिस जाना है, डिस्पेंसरी जाना है, वहाँ से 1:30-2 बजे आना है, पूरा दिन आपको घर रहना है, खाना खाना है, फिर शाम को फिर से आपको डिस्पेंसरी जाना है या फिर कोई एडवाइस देने के लिए, सलाहकारी करने के लिए चले जाना है। तो ये जो रूटीन था उनका डेली का तो डेली यही काम हो रहा था, रोज ये काम हो रहा था, रोज आना, एक ही तरह का डरना उनका चल रहा था। पर चलता है नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए थे। उकताए का मतलब है ऊब गए थे। क्या गए थे? ऊब गए थे। वैसे ही मरीज, वही सर्दी जुकाम के, वही कोई बड़ी बीमारी के, वही डेंगू के मरीज, वही उसके मरीज, ठीक है, और उनको वही इलाज करना, वही आपको ये करना है, ये खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, वो नहीं पीना है, ये करना है, सुरक्षा रखनी है, कोई चोट वोट आ गई तो उसकी पट्टी करनी है, ये करना वो करना है। तो डॉक्टरों का जीवन भी ऐसा ही, सभी जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका जीवन वैसे भी थोड़ा सा अनवरत चलता उनके मन के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर ऊब पैदा कर देता है। ये ऊब ही मनुष्य को नकारात्मक कार्य करने के लिए निराशा की तरफ ले जा जाती है। तो ऐसे ही जो भाई महेश्वर जी थे, एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन डेली वही काम, वही हिदायतें, वही मरीज, वही तरह की बीमारियां, वही तरह की मेडिसिन सब देख देख के वो ऊब से चुके थे। और इसलिए साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते थे। फ्री है लेकिन गर्मी के कारण सहन नहीं होती है गर्मी, इस कारण से थोड़े से नरम से, ढीले से और सुस्त से दिखाई पड़ते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? भाई पूछ लिया। अब लेखक तो थोड़े मनचले थे। कवि और साहित्यकार कैसे होते हैं? मनचले होते हैं, आनंद विनोद करने वाले होते हैं, मजाक मस्ती करने वाले होते हैं। तो लेखक ने पूछ लिया, भाई तुम खाना लेके आई हो, तुम नहीं खाओगी या फिर तुमने खा लिया है? ठीक है, ऐसे ही पूछ डाला। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। महेश्वर के बोलने से ही देखिए लेखक में क्या प्रतिक्रिया हुई है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ठीक है, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। कि जो महेश्वर बाबू है, महेश्वर जो डॉक्टर है, मालती के पति, वो लेखक को कह रहे हैं कि आपको कैसे मजा आएगा भाई, आप बेवक्त खा रहे हो, क्योंकि ये खाना बिना समय का है और मेरे खाने के बाद मेरी पत्नी खाएगी। तो ये सब एक दिनचर्या थी, डेली की दिनचर्या थी। रोज मालती 3 बजे खाना खाती है, सुबह का खाना वो 3 बजे खा रही है, 1:30-2 बजे उनके पति आते हैं, हाथ मुंह धोते, उसके बाद वो खाना बनाती है। मतलब ये रोज का चल रहा है। तो ये एक तरह की क्या होती है, ग्रैंगिन होती है। ग्रैंगिन यानी कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक एक उत्कंठा होती है, मनोवैज्ञानिक बीमारी हो जाती है इससे। अगर आप एक ही तरह की दिनचर्या जी रहे हो तो उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है जीवन में। आगे देखिए, मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है कि मैं तो रोज ही ऐसे खाती हूँ। मालती ने एक दो टूक जवाब में उत्तर दे डाला। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, मालती के गोद में ही था। मैंने कहा, वह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा, या हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी ज्यादा रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए, सीरियस केस कोई आए हुए, इसलिए उनको जल्दी जाना है। तो महेश्वर बाबू तो भाई खाना खा के हाथ धो के वहाँ जाने की तैयारी में लग गए। और अब 3 बजने वाले हैं तो मालती अब खाना खाएगी। तो मालती का डेली का रूटीन था, वो दिन में 3 बजे खाना खा रही थी।
जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 की शायद टांग काटनी पड़े, ग्रैंगिन हो गया है, थोड़ी देर में वह चले गए। ग्रैंगिन एक तरह का क्या होता है, रोग होता है, एक पीड़ा कष्ट होता है। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ, भाई तुम खाना तो खा लो। लेखक को लग रहा था कि भाई मालती भूखी है, हम दोनों ने तो खा लिया, लेकिन मालती ने अभी नहीं खाया है। उसने कह दिया था कि मेरा तो रोज का काम है, लेकिन लेखक को लगा कि भाई अभी तक भूखी है तो भाई तुम खाना तो खा लो। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, मतलब मेरे खाने की क्यों चिंता कर रहे हो भाई, मैं तो खा लूंगी। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, 3 खड़के का मतलब 3 बजे, 3 बजे एक घंटा होता है ना, ऐसा बड़ा सा घंटा होता है, टन टन टन। 1 बजा होता है तो 1 बार टन करता है, 2 बजने वाले होते तो 2 बार टन करता है, 3 बजने वाले होते तो 3 बार करता है। तो ऐसे ही 3 खड़के यानी कि 3 बार उस घंटे ने आवाज करी, टन टन टन, यानी कि 3 बजे। एकाएक अचानक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है कि भैया अब वो काम तो हो गया, खाना खिलाने का काम तो हो गया, अब खाने का काम है। तो 3 बज गए। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था भाई, बहुत सारा था, मैंने खा लिया है जितना भी था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंस कर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए तो सब्जी साथ लाए थे, वहीं अभी बढ़ती जा रही है। यानी कि मैं आई थी जब 15 दिन हुए थे तब सब्जी लाए थे, बस वही काम में चलाई जा रही है सब्जी। मतलब वो मालती जिस स्थान पर रहती थी वहाँ सब्जी वगैरह की व्यवस्था कम थी, इस वजह से सब्जी का थोड़ा लाना या ले जाना कम होता था। लेकिन लेखक जो है मालती को हंसाने की कोशिश कर रहे बीच बीच में, चाहे वो सब्जी के बहाने हंसाना चाहते हैं या किसी भी बहाने से, लेकिन मालती वही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। उस ऊब के कारण उसके होठों की जो मुस्कुराहट है वो भी चली गई थी, उसके अंतर मन में जो खुशी के पल थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे कहीं भी। तो यहाँ लेखक कहीं ना कहीं थोड़े से सोच में पड़ रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ है जिस कारण से मालती इस तरह की बातें कर रही है या इस तरह का व्यवहार कर रही है या ऐसी दिखाई देती है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन मतलब और कौन मांजेगा भाई, मैं ही तो मांजती हूँ। वह कह कर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। थोड़ी देर में मतलब बातचीत हो रही है, मालती काम करती जा रही है और लेखक उनसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, भाई तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है, वो नहीं है भाई, हम अभी 15 दिन ही हुए आए हुए हैं, हम इस तरह से रहते हैं भाई, सब्जी नहीं है वो है तो जितनी रहती है उसी से काम चलाते हैं, नौकर नहीं है 1-2 दिन में हो जाएगा, हम तलाश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बातें लेखक और मालती के बीच में हो रही है, लेकिन मालती ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं दे रही है। लेखक का प्रश्न जरूर बड़ा होता है लेकिन मालती का जो उत्तर है वो बिल्कुल 1 या 2 हूँ हाँ में या 1-2 शब्दों में पूरा हो जाता है। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? पानी क्यों पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मन ही मन सोचने लगा। लेखक खुश हो गए कि चलो बर्तन नहीं मांजने हैं तो चलो थोड़ी देर वो बैठ जाएगी, मुझसे बातचीत कर लेगी, थोड़ा आराम कर लेगी। क्योंकि लेखक देख रहे थे कि मैं जब से आया हूँ तब से मालती काम करते हुए अपना समय निकाल रही है, काम ही कर रही है, तो बच्चे को संभाल रही है, खाना बना रही है, कभी क्या कर रही है कभी क्या कर रही है, उसको फुर्सत ही नहीं है। तो लेखक थोड़े से दुखी हो जाते हैं कि जो मेरी जो दोस्त है वो अच्छे से जीवन जी रही थी, ये शादी के बाद तो और अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका जीवन थोड़ा सा नीरस हो गया। तो लेखक को तो अब लगा कि चलो पानी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में बर्तन साफ करेगी, अभी मेरे पास बैठ जाएगी, थोड़ा सा आराम कर लेगी। तो ऐसे थोड़े से वो प्रसन्न हो गए। तो चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या हुई, खाक हुई है, यही उसने कहा।
क्या कहा भाई मालती ने कि भाई अगर मैं अभी बर्तन साफ कर लेती तो क्या होता, मेरा जल्दी काम फ्री हो जाता। अब 7 बजे पानी आएगा, फिर 7 बजे मैं बर्तन साफ करूँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी, तो ऐसे मुझे 11 बजे तक मैं फ्री होंगी, तो क्या मुझे छुट्टी खाक हुई भाई, और मैं तो ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। आगे देखिए, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। जब मालती ने जवाब दिया कि मैं 11 बजे मैं फ्री होंगी, 11 बजे तक मुझे काम करना पड़ेगा, मेरी खाक छुट्टी हुई, तो इस जवाब को सुनकर लेखक थोड़े से भावुक से हो गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? देखिए, लेखक को आए काफ़ी समय हो गया है, खाना खा लिया है, काफ़ी देर वो बैठ गए हैं, जब जाके अब याद आया है मालती को कि मैं ये तो पूछूं भाई तुम आए कैसे हो, बिना कारण के तो कोई किसी के घर जाता नहीं है। मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? दो एक दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। मालती कुछ बोली नहीं, कुछ खिन्न सी हो गई, थोड़ी दुखी हो गई। खिन्न मतलब एकदम दुखी नहीं, मतलब एक अंतर्मन जब थोड़ा सा खुश नहीं हो पाता है, जब हम खुश नहीं हो पाते उसको बोलते खिन्नता, तो थोड़ी सी खिन्न हो गई। फिर मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसे हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। अब देखिए, लेखक को खुद को भी कभी कभी, देखिए लेखक की बात नहीं, ये सच में बच्चों ऐसा होता है, हम जिस वातावरण में कुछ समय के लिए समय निकालते हैं, धीरे धीरे हमारा मन मस्तिष्क भी उसी वातावरण के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। अगर हम ऐसे मनोवैज्ञानिक वातावरण में, जिसमें लेखक खुद आए हैं मालती के घर पर, जहाँ पर सभी लोग मौन रहते हैं, काम जितनी बात करते हैं, तो लेखक भी ऐसे ही हो गए। थोड़ी देर के लिए उनको लगा ही नहीं कि मालती मुझसे बात करने के लिए बैठी, और लेखक अपनी नोटबुक निकालकर उसमें कुछ देखने लग गए। बाद में उनको एहसास हुआ कि मेरे जो अंतर्मन है वो भी निर्जीव सा होता जा रहा है, मेरा अंतर्मन भी ऐसा मौन सा होता जा रहा है, जैसे मालती और मालती का परिवार है, मालती के घर की जो छाया है वो मुझे भी अपने वश में करती हुई सी नजर आ रही है। तो ये वास्तव में ऐसा होता है, आप जिस वातावरण में रहोगे वैसा वातावरण आपके मन मस्तिष्क पर असर करेगा। आप अच्छी बातों के बीच में रहोगे तो आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आप बुरी बातों के बीच में रहोगे तो आपके विचार बुरे हो जाएंगे, आप चुप रहोगे तो आपके विचार भी ऐसे हो जाएंगे, मतलब शांत वातावरण में रहोगे तो ऐसे हो जाएंगे, हंसी ठिठोली वाले वातावरण में रहोगे तो आप भी हंसी ठिठोली वाले हो जाओगे। ये माहौल पे डिपेंड करता है कि नेचर वाइज आप कैसे हो और कैसे नहीं हो। तो वातावरण बहुत व्यक्तित्व निर्माण में काफ़ी प्रभाव डालता है। तो लेखक का मन भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन लेखक को कुछ देर में ही रियलाइज हो गया, अनुभव हो गया कि मैं भी शायद उसी वातावरण के वश में होता जा रहा हूँ। लेखक ने अपनी नोटबुक फिर रख डाली और फिर बातें शुरू कर दी कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो भाई। फिर पढ़ने लिखने के चक्कर में ही फिर जो लेखक है चारों तरफ देखते हैं कि कोई किताबें मिल जाए, मैं भी देख लूँ कि भाई इसके जो कई व्यक्तियों का एक टेस्ट होता है कि वो किस तरह के विचार पढ़ते हैं, उनके विचार कैसे हैं। यहाँ मालती ने क्या जवाब दिया? यहाँ के लेखक ने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तो मालती जवाब दे रही है यहाँ। कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी, भाई एक कमेंट पूर्वक हंसी थी ये, और कहा यहाँ भाई, यहाँ से मतलब कि ऐसे वातावरण में जहाँ एक पल के लिए भी आप फुर्सत नहीं है, आपके खुद के लिए नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है, वहाँ पढ़ाई कैसे हो सकती है? वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। आपस में थोड़ा सा वार्तालाप हुआ और फिर खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में, मतलब एक साधन है, कोई ऐसा परिवहन का साधन होगा, उसको लारी बोलते होंगे, कि लारी में आए हो? तो लेखक कहते पैदल। तो मालती कहती, इतनी दूर? बड़ी हिम्मत करी भाई तुमने, तुम तो पैदल आ गए हो इतनी दूर। आगे देखिए, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली,
तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। मैं बर्तन मांज रखती हूँ, मैंने कहा वहाँ, क्योंकि कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग अंग ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। ऊँघने मतलब लेखक को अब नींद आने लगी। एकाएक वह एक स्वर टूट गया और मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा का मतलब क्या होता है? आलस। ठीक है, तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। 4 खड़क रहे थे मतलब 4 बज रहे थे। 4 घंटे बजते हैं ना, टन 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 टन, ऐसे 4 बज रहे थे। ठीक है, और अचानक से मालती रुक गई। जो भी काम कर रही थी मालती करते करते सारे काम छोड़कर और रुक गई। तो क्या हुआ होगा बच्चों? 4 बज रहे, तो 4 बजे क्या हुआ होगा ऐसा जिससे मालती रुक गई है? क्या ऐसा प्रतीत हुआ होगा? या फिर लेखक को चाय पिलानी थी, या उनके पति आने वाले थे, या पानी तो 7 बजे आने वाला था, या फिर कोई ऐसा कार्य जो 4 बजे होता होगा। क्या हुआ होगा ऐसा हमको सोचना है और देखना है कि 4 बजे भाई क्या ऐसा मालती के साथ हुआ होगा। तो कहानी को हम यहीं अभी रोक कर रखेंगे, आधी कहानी हमारी, क्योंकि समय सीमा की पाबंदी है। हम पूरी कहानी को एक दिन में नहीं पढ़ सकते। काफ़ी बड़ी कहानी है, कहीं ज़्यादा रुके भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मुझे लगता है समझ में तो आई है अच्छा आपको, और मैंने पूरी कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने की। मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका सारांश में लास्ट जब कहानी समाप्त हो जाएगी पूरी कहानी का सारांश एक बार बता दिया जाएगा अच्छे से कि आपको कैसे लिखनी है, और जितनी भी पढ़िए इसको आप आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो आज इतना ही बच्चों। अगली क्लास में कल हम इस कहानी को ख़त्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में चैप्टर का भी अध्ययन कर देंगे। तो फटाफट से करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उसका जो गद्य भाग है वो ही काफ़ी बड़ा बड़ा है। पद्य भाग में ज़्यादा समय नहीं लगता है। छोटी छोटी कविताएं हैं, छोटी छोटी पद्य दिए हुए हैं, उनको एक एक लेक्चर में हम 2-2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, गद्य भाग में ही समय लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि 12-13 चैप्टर है। तो अभी तो हम 5वां चैप्टर ही चल रहे हैं, तो हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो आज इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।